अंजलि, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारे संविधान में एक ऐसा किला है, एक ऐसा किला जिसे कोई सरकार भी छू नहीं सकती? मैं हूं राजीव सर और मेरे साथ है अंजलि। और आज हम लोग इसी संवैधानिक किले यानी हमारे मौलिक अधिकारों के सारे राज खोलने वाले हैं। तो अंजलि, तैयार हो इस अमेजिंग जर्नी के लिए? हाँ जी सर, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत बढ़िया अंजलि। तो देखो, हमारा आज का जो सफर है ना, उसमें 5 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किला इतना मजबूत क्यों है। फिर हम मिलेंगे इसके गार्ड से जो इसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें एक मास्टर निमोनिक, एक जादुई मंत्र दूंगा जिससे सब कुछ याद हो जाएगा। फिर हम एक एक करके हर अधिकार को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में ये किला तुम्हारे हवाले होगा। चलो शुरू करते हैं। तो अंजलि, आ गए हम अपने पहले सेक्शन पे, राइट्स द अनब्रेकेबल शील्ड। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन राइट्स को फंडामेंटल कहते ही क्यों हैं। चलो अंजलि, पहली स्लाइड देखो जरा, क्या बढ़िया विजुअल है ना? ये जो किला है ये हमारा संविधान है और इसके अंदर जो खजाना है वो है हमारे अधिकार। और मजे की बात यह है कि सरकार भी इस पर हाथ नहीं डाल सकती। सर एक मिनट, सरकार भी नहीं छू सकती? इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? मतलब पार्लियामेंट भी इन्हें नहीं बदल सकती? ब्रिलियंट क्वेश्चन अंजलि, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती जो इन राइट्स को हमसे छीन ले। अरे वाह, देखो तो यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। क्या तुम देख सकती हो? हाँ सर, इसमें लिखा है कि इसे इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जैक्टली और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का और भी गहरा जवाब मिलेगा। देखो अंजलि, ये जो गोल्डन पाथ दिख रहा है ना, ये एक इंसान के डेवलपमेंट की जर्नी है। ये राइट्स किसी भी इंसान के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल। अच्छा, मतलब ये हमारे ओवरऑल ग्रोथ की फाउंडेशन है, इसीलिए फंडामेंटल है। यू गॉट इट, बिल्कुल सही। और इन्हें देश का सबसे बड़ा कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड प्रोटेक्ट करता है। बाय द वे अंजलि, क्या तुम्हें पता है कि पहले ये 7 राइट्स थे, अब 6 हैं? जरा एग्जाम अलर्ट देखो, उसमें क्या लिखा है? जी सर, इसमें लिखा है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया था। परफेक्ट। अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंडर सिर्फ एक लीगल राइट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बढ़िया अंजलि। चलो अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं, हमारे अधिकारों के संरक्षक। यहाँ हम ये पता लगाएंगे कि हमारे इन प्रेशियस राइट्स के गार्ड्स कौन हैं और वो इनकी रक्षा करते कैसे हैं। तो चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अंजलि, ये आर्टिकल 12 जोन का विजुअल देखो। सेंटर में पार्लियामेंट है और उससे LIC, ONGC, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज जैसी बॉडीज जुड़ी हुई हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के खिलाफ मिलते हैं और आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि ये सभी संस्थाएं भी हैं। सर, अगर ये सब स्टेट हैं तो क्या रिलायंस या इन्फोसिस जैसी प्राइवेट कंपनीज भी स्टेट मानी जाएंगी? बहुत ही अच्छा सवाल है अंजलि। नहीं, जनरली प्राइवेट कंपनीज इसमें नहीं आती, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बॉडी सरकार के लिए काम कर रही हो तो वो आ सकती है। देखो एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या लिखा है? हाँ सर, इसमें लिखा है जी टेलीफिल्म्स केस BCCI इज नॉट अ स्टेट। बिल्कुल सही, क्योंकि BCCI ना तो गवर्नमेंट ने बनाई है और ना ही फाइनेंशियली कंट्रोल करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। बहुत अच्छे। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो, ये है आर्टिकल 13 की ढाल, एक बॉडीगार्ड की तरह। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इस रेड लेजर बीम की तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स पर अटैक करता है, तो आर्टिकल 13 की ये ढाल उसे रोककर नल एंड वॉइड कर देती है। इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सर, वॉइड होने का मतलब क्या है? क्या वो कानून पूरी तरह से खत्म हो जाता है? हाँ, क्या पॉइंट पकड़ा है अंजलि। यहीं पर तो एग्जाम अलर्ट काम आता है। देखो क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पुराना कानून मरता नहीं, बस छिप जाता है। बिल्कुल, मतलब वो कानून कंप्लीटली खत्म नहीं होता, बस फंडामेंटल राइट्स की परछाई में छिप जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण में चांद सूरज को छिपा लेता है। अगर फ्यूचर में फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज हो तो वो कानून फिर से एक्टिव हो सकता है। इसी से जुड़ी है हमारी अगली स्लाइड, जो एक बैटलफील्ड को दिखा रही है। देखो अंजलि, ये टाइमलाइन 1951 से 1973 तक की 24 साल लंबी लड़ाई दिखाती है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर के लिए एक महायुद्ध। पहले शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट जीती,
फिर गोलकनाथ केस में कोर्ट, और आखिर में 1973 में केशवानंदा भारती केस में ये मामला सेटल हुआ। और फाइनल फैसला क्या आया सर? फैसला ये आया कि पार्लियामेंट कानून बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और अंजलि, एग्जाम अलर्ट, देखो ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है। हाँ सर, केशवानंदा भारती केस 1973, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। शाबाश, ये पॉइंट कभी मत भूलना। बहुत बढ़िया अंजलि, अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं, द मास्टर मेमोनिक। यहां मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें सारे अधिकार चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये देखो अगली स्लाइड अंजलि, ये एक पावरफुल बैटरी की तरह है जिसमें 6 अलग अलग रंग हैं जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को दिखाते हैं। और इन्हें याद करने का मैजिक मंत्र है, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। अब तुम बताओ अंजलि, इस मंत्र से कौन कौन से अधिकार बनते हैं? वाह सर, ये तो बहुत इजी है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वाओ, सारे 6 राइट्स आ गए इसमें। अरे सर, एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ अंजलि, उसे पढ़ो जरा। ओरिजिनल संविधान में 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी 300A में चला गया। बिल्कुल सही, ये क्विक रिवीजन पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्सीलेंट। अब जब हमें सब याद हो गया है तो चलो अपने चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर चलते हैं, अ टूर ऑफ की राइट्स। यहां हम हर अधिकार को डिटेल में समझेंगे। तो अंजलि, पहली स्लाइड देखो, ये है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से 18। ये तराजू का विजुअल दिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। और इसे याद रखने का मिनोमिक है EDOUT, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स। सर, अगर O फॉर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता है तो फिर जॉब्स में रिजर्वेशन इसका एक्सेप्शन कैसे हुआ? बहुत गहरा सवाल है अंजलि। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रियल इक्वालिटी लाने के लिए सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है और रिजर्वेशन उसी का एक फॉर्म है। अब जरा एग्जाम अलर्ट पर नजर डालो। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट अधिकार है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। शाबाश, इसका मतलब है कि छुआछूत किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर जस्टिफाइड नहीं की जा सकती। चलो अब स्वतंत्रता के रास्ते पर चलते हैं अगली स्लाइड में। देखो अंजलि, ये विजुअल आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम्स को एक सिटीजन की कहानी की तरह दिखाता है। सबसे पहले उसमें बोलने की हिम्मत आई, स्पीच। फिर लोग इकट्ठा हुए, असेंबली, उन्होंने ग्रुप बनाया, एसोसिएशन। फिर देश में घूमे, मूवमेंट, जहां पसंद आया बस गए, रेजिडेंस, और अपना बिजनेस शुरू किया, प्रोफेशन। ये तो बहुत अच्छा तरीका है सर याद करने का। पर मेरा एक सवाल है, क्या इंटरनेट यूज करने का राइट भी हमारी फ्रीडम का हिस्सा है? क्या बात है अंजलि, तुमने तो बिल्कुल नस पकड़ ली। जरा एग्जाम अलर्ट देखो, तुम्हारा जवाब वही है। राइट टू इंटरनेट, अनुराधा भासिन केस 2020, आर्टिकल 19(1)A और G का हिस्सा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दोनों के लिए जरूरी है। बहुत खूब अंजलि। चलो अब आर्टिकल 20 पर चलते हैं। ये स्लाइड देखो, ये एक अक्यूज्ड पर्सन को मिले 3 प्रोटेक्टिव शील्ड्स दिखाती है। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी आज कानून बनाकर बीते हुए कल के क्राइम की सजा नहीं दे सकते। दूसरा, नो डबल जेपर्डी, एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सर, आपने जो तीसरा शील्ड बताया, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो पुलिस जो नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करती है, क्या वो इसके खिलाफ नहीं है? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है तुम्हारा अंजलि। इसका जवाब एग्जाम अलर्ट में छिपा है, पढ़ो जरा। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग बिना सहमति के नहीं हो सकते। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये टेस्ट किसी भी व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना नहीं किए जा सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं संविधान के मैजिक बॉक्स पर, आर्टिकल 21। अगली स्लाइड देखो अंजलि, ये एक जादुई बक्सा है। पहले ये बहुत छोटा था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बक्से को खोला और इसमें से राइट टू प्राइवेसी, क्लीन एयर, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू स्लीप जैसे कई अधिकार निकले। वाओ, मतलब सिर्फ सांस लेना ही लाइफ नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना लाइफ है। सर, आपने क्लीन एयर का राइट भी गिनाया, तो क्या हम बढ़ते पोल्यूशन के खिलाफ आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं अंजलि। और इस आर्टिकल की सबसे खास बात एग्जाम अलर्ट में लिखी है।
इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एकदम सही। ये वो दो अधिकार हैं जो किसी भी हालत में आपसे छीने नहीं जा सकते। अब चलो अगली स्लाइड में कुछ बेड़ियां तोड़ते हैं। ये स्लाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23-24 को दिखाती है। देखो, ये हथौड़ा गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहा है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर पर रोक लगाता है और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हैजर्डस जॉब्स में लगाने से रोकता है। जी सर, और इसमें 2016 का अपडेट भी लिखा है। हाँ, अब डोमेस्टिक हेल्प को छोड़कर किसी भी काम में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है और इसे इन्फोर्स करने के लिए एक बहुत जरूरी कानून बना जिसका जिक्र एग्जाम अलर्ट में है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट। शाबाश अंजलि। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगली स्लाइड देखो अंजलि। हेडलाइन में ही एक बड़ा सवाल है, क्या हिजाब पहनना एक फंडामेंटल राइट है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन कोर्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट करता है, यानी क्या वो प्रैक्टिस उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है। समझ गई सर। और ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही, ये आर्टिकल 28 है। अब जरा एग्जाम अलर्ट देखो। ये एसेंशियल प्रैक्टिस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कृपाण धारण करना सिखों के धर्म का अभिन्न अंग माना गया है, आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी अंजलि, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन पर। अगली स्लाइड देखो अंजलि। ये विजुअल एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखे गए पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को दिखाता है। ये माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का प्रतीक है। आर्टिकल 29 उन्हें इसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है और आर्टिकल 30 उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का हक देता है। सर, मुझे ये आर्टिकल 29 और 30 लगभग एक जैसे लग रहे हैं। इनमें मेन डिफरेंस क्या है? क्या शानदार सवाल पूछा है अंजलि, तुमने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। इसका जवाब एग्जाम अलर्ट में है। आर्टिकल 30 सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल, जबकि आर्टिकल 29 नागरिकों के एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, जिसमें माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज दोनों आ सकते हैं। ये बहुत ही सटल पॉइंट है। बहुत बढ़िया अंजलि। अब हम उस आर्टिकल पर आते हैं जिसके बिना ये सारे अधिकार बस कागज के टुकड़े रह जाते। अगली स्लाइड देखो। ये है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये विजुअल देखो, संविधान की किताब पर एक स्टेथोस्कोप रखा है। ये दिखाता है कि आर्टिकल 32 संविधान की धड़कन की जांच करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। तो सर, इसका मतलब है कि अगर मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ? बिल्कुल, तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करके तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। एग्जाम अलर्ट देखो। रिट जारी करने में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की पावर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से ज्यादा वाइड है। ये कैसे हो सकता है सर? सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है। ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है ना सरप्राइजिंग? हाँ जी सर, ये तो सच में सरप्राइजिंग था। और इसी के साथ अंजलि, हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। नाउ योर टर्न। अब इस नॉलेज को मास्टरी में बदलने का समय है। चलो आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो अंजलि, इस स्लाइड का संदेश साफ है। संविधान वकीलों की किताब नहीं, आम आदमी का हथियार है। तुम्हारा हथियार अब तैयार है। अब बारी है प्रैक्टिस की। सिर्फ इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखो। सही कहा सर, राइट्स वो हैं जिन्हें हम जानते, समझते और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमारा कॉल टू एक्शन क्या है अंजलि? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। शाबाश।